गुड इवनिंग क्लास। हम लास्ट क्लास में सक्सेशन या अनुक्रमण डिस्कस कर रहे थे कि सक्सेशन क्या होता है, सक्सेशन की परिभाषा है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, सक्सेशन कितने टाइप का होता है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हमने सक्सेशन को डिवाइड किया था। लाइक उसके अंदर हैबिटाट की हिस्ट्री क्या थी, या उसके अंदर स्टार्ट कौन करता है, ऑटोजेनिक होता है, एलोजेनिक होता है, ये हम डिस्कस करे थे। अब आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो सक्सेशन की पूरी प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो यहाँ पे हमने टोटल 7 जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए थे। अब इन स्टेप्स को हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। इनमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है न्यूडेशन। किसी भी हैबिटाट में अगर हम सक्सेशन स्टार्ट करवाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ पे नई कम्युनिटी बसे है, वहाँ पे नए प्लांट स्पीसीज है या नए एनिमल स्पीसीज है, वहाँ पे आकर के वहाँ पे बसे, तो सबसे पहली जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एक फेवरेबल हैबिटाट की या एक अनुकूलतम आवास की, जहाँ पे कोई भी स्पीसीज है वो आकर के बस सके। तो यहाँ पे न्यूडेशन जो पहला स्टेप है, इसका मतलब होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ हैबिटाट या आवास की उपलब्धता। ठीक है। किसी भी जगह पे अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, सक्सेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्राइमरी सक्सेशन था उसमें हैबिटाट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कभी कोई स्पीसीज रही ही नहीं। वहाँ पे ऐसा एरिया होता है जहाँ पे कभी कोई प्लांट स्पीसीज है वो सरवाइव नहीं कर सकती, या कोई एनिमल स्पीसीज है वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो वहाँ पे धीरे धीरे एक बहुत लंबी प्रोसेस के अंदर जाकर के सक्सेशन है वो स्टार्ट होता है या स्टेब्लिश होता है। अगर किसी जगह की हम हैबिटाट की अगर हम बात करें जहाँ पे कोई स्पीसीज नहीं है, जहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, जहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है, तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। किसी भी जगह पर अगर कम्युनिटी बसी हुई नहीं है, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो रीजन है वो टोपोग्राफिक रीजन हो सकता है, यानी कोई जगह ही ऐसी है जिसकी वजह से वहाँ पे लाइफ नहीं है। जैसे किसी डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेजर्ट के अंदर रेतीली आंधियां चलती है, जिससे मिट्टी है वो टिक करके नहीं रह सकती है, क्योंकि टिक करके नहीं रहेगी, एक जगह रहेगी नहीं, तो वहाँ पे वेजिटेशन कैसे लगेगी वहाँ पे। ठीक है। या फिर जैसे कोई ज्वालामुखी है या जो वोल्केनो है उसका इरोजन हुआ है, तो उसकी राख और लावा की वजह से एक मोटी लेयर है वो जमीन पर बिछ गई है, तो ये एक रीजन हो सकता है। इसके अलावा और अदर फैक्टर की बात करें जो लाइफ ना होने का रीजन होते हैं, तो वो क्लाइमेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे कोई एरिया है वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश आई, वहाँ पे बाढ़ आ गई, तो वहाँ की सारी जो कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। या फिर बहुत लंबा अकाल अगर वहाँ पे पड़ता है तो भी एक रीजन हो सकता है कि वहाँ की कम्युनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हैबिटाट है वो अवेलेबल हो जाएंगे बाद में। और इसके अलावा बायोटिक फैक्टर, जिसके अंदर मेनली तो ह्यूमन इंटरफेयर ही आता है। अगर हम वहाँ पे किसी एरिया के अंदर इंडस्ट्रियल उसको बना देते हैं, या फिर घास के मैदान है उनको अगर हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं वहाँ पे, या फिर कोई पेंडेमिक आ जाती है, कोई महामारी आ जाती है, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी हैबिटाट में कम्युनिटी नहीं होती है या वो पूरा हैबिटाट है वो खाली हो जाता है। तो सक्सेशन की जो सबसे पहली स्टेप है न्यूडेशन, इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ हैबिटाट है। ठीक है। उसका रीजन कौन कौन से हैं ये हमने डिस्कस करें। टोपोग्राफिक रीजन हो सकते हैं, क्लाइमेटिक रीजन हो सकते हैं, या बायोटिक रीजन हो सकते हैं कि कोई हैबिटाट है वो अभी तक खाली है, ठीक है, और अवेलेबल है। इसके बाद में जब हमें एक फेवरेबल हैबिटाट मिल जाता है, तो नेक्स्ट जो हमारी स्टेप होती है वो होती है इन्वेजन या माइग्रेशन। इसके अंदर लाइफ की यहाँ पे लाइफ स्टार्ट होती है कि जो जिस भी टाइप का हैबिटाट यहाँ पे अवेलेबल हुआ है, जैसा भी हैबिटाट अवेलेबल हुआ है, उसमें जैसी भी स्पीसीज, कोई भी वेजिटेशन स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है, तो वो वहां पर माइग्रेट करके आती है। क्योंकि ये हैबिटाट पूरी तरीके से खाली है, इसे ऑक्यूपाई किया जाना बाकी है, तो ऑक्यूपाई करने के लिए या इसे भरने के लिए जो स्पीसीज है वो यहाँ पर माइग्रेट करके आती है। ठीक है। जैसे एनिमल करें तो वो लोकोमोशन करके आते हैं, या फिर जैसे किसी प्लांट स्पीसीज की बात करें तो उसके बीज या सीड्स या उसके जो स्पोर है वो एयर के साथ या वाटर के साथ है वो वहां पे आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है एसेसिस या नवावास या स्थापन। ठीक है। अब उस हैबिटाट की अगर बात करें तो माइग्रेशन में बहुत सारी स्पीसीज वहां पे आई थी। जो भी आसपास में थी, जो भी एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू जो भी स्पोर या सीड है जो भी आ सकते थे वो वहां पे आए, लेकिन सारे वहां सरवाइव करें ये जरूरी नहीं है, सारे के सारे वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
जो भी सीड स्पोर उस पर्टिकुलर हैबिटाट में सर्वाइव कर सकते हैं, उस एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, वहां के बायोटिक फैक्टर्स को या जो भी रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, अगर वो उनको यूज करने के लायक है तो वो स्पीसीज वहां पे स्टेब्लिश होगी, वो वहां पे टिक जाएगी। और जैसे ही उनको थोड़ा सा फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेंगे, वो वहां पे जो सीड वगैरह है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे और धीरे धीरे वहां पे डेवलप होने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेब्लिश सिर्फ वही स्पीसीज होती है जो इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकती है। इसके अलावा जो भी जातियां या जो भी स्पीसीज स्पोर सीड्स यहाँ पे आते हैं जो यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, वो यहाँ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उनका आगे यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, और कोई स्पीसीज एस्टेब्लिश हुई है या नहीं हुई है, इसको जानने का एक ही तरीका है कि अगर कोई प्लांट स्पीसीज जर्मिनेशन करती है और वो एक प्लांट में कन्वर्ट होती है और उसके बाद में सक्सेसफुली वो रिप्रोडक्शन करती है और एक हेल्दी प्रोजेनी वो प्रोड्यूस कर सकने के लायक है, दैट मीन अब हम कह सकते हैं कि हाँ, जो माइग्रेशन करके जो भी जाति यहाँ पे, जो भी सीड्स या जो भी स्पोर्स यहाँ पे आए थे, अब वो यहाँ पे एसेसिस हो चुके हैं, यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है वो है एग्रीगेशन। इसमें क्या किया जाता है कि जब ये स्पीसीज यहाँ पे स्टेब्लिश हो जाती है, यहाँ पे इनका जर्मिनेशन हो जाता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन करने लग जाती है, तो उसके बाद में नेक्स्ट इनका टारगेट होता है कि वहां पे जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन की रेट को बढ़ाना और उस पूरे जगह को ऑक्यूपाई कर देना, अपनी स्पीसीज को वहां पे फैलाना, इसको कहते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अब यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें तो अब आती है कंपटीशन, क्योंकि जब एक ही जाति के जीव एक जगह पे रहते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो सारी सेम ही होगी। सब एक तरह का खाना खाते हैं, सब एक तरह के आवास में रहते हैं, सबकी जरूरतें एक जैसी होती है। तो यहाँ पे अगर एक हैबिटाट में एक जैसे जीव या एक ही तरीके से रिसोर्सेज को यूज करने वाले जीव एक साथ रहते हैं या संसाधनों का उपयोग सब एक ही तरह से करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनमें कॉम्पिटिशन तो देखने को मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये यहाँ पे स्थापित हो रहे थे तो उस टाइम पे संसाधन बहुत ज्यादा थे या रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा अवेलेबल थे, लेकिन अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे जितने भी वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है या एनर्जी है, गैसेज है या हैबिटाट है, उनके लिए अब यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब कंपटीशन में विनर वही होगा जो रिसोर्सेज को या संसाधनों को ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। ये हमने डार्विनिज्म या इवोल्यूशनरी जो थ्योरी है उनके अंदर ये चीज पढ़ी थी कि सर्वाइव कौन करता है, जो रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकता है वही सर्वाइव करता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी की जो मेंबर है जो कंपटीशन में नहीं टिक सके वो तो या तो माइग्रेशन कर जाएंगे या फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो है रिएक्शन। ठीक है, जब किसी जगह पे कोई स्पीसीज आकर के बसती है या कोई कम्युनिटी वहां पर आकर के बसती है तो वो अपने जो अदर बायोटिक फैक्टर है उनके साथ में प्लस जो उसके आसपास के जितने भी एबायोटिक फैक्टर है वो उनके साथ में इंटरेक्शन करती है, और जब वो इंटरेक्शन करती है तो उनके अंदर कुछ ना कुछ वो चेंजेस लेकर के ही आती है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जब किसी जगह पे नई स्पीसीज आकर के बसती है तो वो वहां के जो बायोटिक फैक्टर है उनके साथ में प्लस वहां के जो एबायोटिक फैक्टर है उनके साथ में इंटरेक्शन करती है, जिससे बायोटिक फैक्टर्स में और एबायोटिक फैक्टर्स में कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये जो चेंजेस आते हैं ये चेंजेस वहां पे पहले से जो रह रही स्पीसीज है उनके लिए तो वो होते हैं एडवर्स या प्रतिकूल। ठीक है, और जैसे ही चेंज आते हैं तो ये किसी दूसरी स्पीसीज की अगर कोई बात करें तो उनके लिए ये फेवरेबल हो सकते हैं। तो इसमें जब चेंजेस आते हैं, एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एनवायरनमेंट में किसी भी टाइप का चेंज आता है तो वहां पे रहने वाली जो कम्युनिटी है, जो भी बायोटिक फैक्टर है, उनको अपने अंदर भी चेंज लाना ही पड़ेगा उस चेंज के अकॉर्डिंग, अगर उनको सर्वाइव करना है तो। अगर वो अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बदलेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो कंपटीशन में नहीं टिकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब रहने वाली कम्युनिटी इंटरेक्शन करती है तो एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, और ये जो चेंजेस आते हैं वो पहले से वहां पे जो स्पीसीज रह रही है उनके तो एडवर्स में होते हैं,
और यहाँ पे दूसरी जो बाहर की कम्युनिटी से बाहर की जो स्पीसीज हैं उनके लिए एक तरह से मौका होता है, क्योंकि अब जो चेंज आ रहे हैं वो बाहर से जो स्पीसीज है उनको इनवाइट करती है, क्योंकि ये शायद उनके फेवर में है। इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड न करते हुए, कि सपोज एक कोई बड़ी सी चट्टान थी, ठीक है, जिसपे कोई कम्युनिटी नहीं बसी हुई थी, कोई नहीं रह रहा था, उस पर कोई लाइफ नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो जगह ही ऐसी है जहाँ पे मिट्टी नहीं है, सिर्फ एक चट्टान है, तो वहां पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल था। तो सबसे पहले वहां पे लाइकेंस आकर के बसेगी, क्योंकि जो लाइकेंस होती है उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, या जो एल्गी और जो फंजाई है उनका म्यूचुअलिज्म जो है वो लाइकेन होता है। तो वहां पे सबसे पहले कुछ लाइकेंस है वो आकर के बसेगी, और उनको चट्टान पे जो भी सर्कमस्टेंसेस मिलते हैं या जो भी परिस्थितियां मिलती है उनके लिए वो ओके है, वो उनमें सरवाइव कर सकती है, तो वो वहां पर आकर के बस जाएगी, ठीक है। और फिर धीरे धीरे वो जिस चट्टान पे बसी हुई है उसको वो डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगी, या उसका क्षरण करना वो स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फिर जब ये लाइकेंस मरते हैं तो ये वहां पे एक खाद की या ह्यूमस की एक पतली सी लेयर छोड़ जाते हैं, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो खुद ऑर्गेनिक सब्सटेंस का बना होता है। तो जब वो मर जाते हैं तो डिकम्पोजर उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिग्रेड कर देंगे। तो उस चट्टान पे जब लाइकेन मरती है तो डिग्रेडेशन के बाद में ह्यूमस की पतली सी लेयर वहां पे आ जाती है। अब ये पतली सी जो लेयर है यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ देखो एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, पहले कुछ भी नहीं था, अब ह्यूमस की एक पतली लेयर है। तो अब ये नई बाहर की दूसरी स्पीसीज को इनवाइट करेगी, क्योंकि अब हो सकता है अब कोई स्पीसीज यहाँ पे सरवाइव कर जाए। पहले सिर्फ एक चट्टान थी बिल्कुल सपाट जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वहां पे कोई सरवाइव नहीं कर रहा था, लेकिन अब एक ह्यूमस की पतली सी लेयर बन गई है। तो मे भी हो सकता है कोई स्पीसीज ऐसी भी हो जिसके लिए इतना काफी हो, तो ऐसा ही होगा। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसी जातियां आ जाएंगी जो मिट्टी की या ह्यूमस की या खाद की इस पतली सी लेयर पे सरवाइव कर सकती है, वो आएगी और वहां पर बस जाएगी, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद में जब ये इनकी डेथ होगी तो वहां पे जो ह्यूमस की लेयर है वो धीरे धीरे मोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब ऑर्गेनिक कोई मटेरियल डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करेंगे ही करेंगे, और ऑर्गेनिक मटेरियल फ्री होगा। तो जब वो मरेंगे तो जो ह्यूमस की लेयर है या जो खाद की या उपजाऊ जो एक छोटी सी लेयर बनी थी वो और मोटी होती चली जाएगी। जैसे जैसे वो मोटी होती है तो वो और दूसरी स्पीसीज को इनवाइट करेगी कि हाँ अब थोड़ी सी और यहाँ पे परिस्थितियां फेवर में आ रही है, तो वो और स्पीसीज को इनवाइट करेगी। एक टाइम बाद में इस ह्यूमस की या खाद की जो लेयर है वो इतनी मोटी हो जाएगी कि यहाँ पे जो हर्ब्स है या श्रब है, झाड़ियां वगैरह है, ये आ जाएंगी जिनके तने ज्यादा मोटे नहीं होते हैं और जड़ें ज्यादा फैली हुई नहीं आती है, ठीक है। काफी टाइम तक फिर ये रहेंगे। फिर एक टाइम बाद में जब झाड़ियां वगैरह ये खत्म होगी तो वो जो मिट्टी की लेयर है वो मोटी होती चली जाएगी, और इतनी मोटी हो जाएगी कि अब इस जगह पे प्लांट्स, बड़े बड़े प्लांट्स यहाँ पे अब सरवाइव कर जाएंगे। तो अब जो कंडीशन है, जब प्लांट आ चुके हैं सक्सेशन की प्रोसेस के अंदर, तो अब क्या ये जगह जो पुरानी स्पीसीज थी जैसे लाइकेन थी, क्या उनके लिए अब ये जगह फेवर में है? अब ये जगह उनके लिए फेवर में नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद दूसरी स्पीसीज के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाया, और जब वो स्पीसीज उस जगह पे आ गई तो उस स्पीसीज ने वहां के एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ में इंटरेक्शन किया, उसमें चेंज लाए, और चेंज ऐसे लाए कि अब जैसे लाइकेन है या जो पहले से स्थापित कोई स्पीसीज थी वो अब सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये है रिएक्शन, ठीक है। और ये जो रिप्लेसमेंट का ये जो प्रोसेस है ये चलता ही रहता है, ये तब तक चलता रहता है जब तक एनवायरनमेंट में चेंजेस आते रहते हैं। तो यहाँ रिएक्शन का मतलब है कि कोई भी स्पीसीज अगर वहां पे आई है, किसी हैबिटाट में आई है, तो वो वहां पे बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के साथ में इंटरेक्शन करेगी, एनवायरनमेंट में चेंज लाएगी, और ये चेंज किसी दूसरी स्पीसीज के तो फेवर में होता है, और पहले से वहां पे जो बसी हुई स्पीसीज होती है ये उनके एडवर्स होता है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था सक्सेशन की प्रोसेस का। उसके बाद में नेक्स्ट हम लास्ट डिस्कस कर रहे हैं स्टेबलाइजेशन एंड क्लाइमेक्स, ठीक है। ये जो रिएक्शन वाली प्रोसेस है जिसमें एक शीयरल स्टेज, ये हमने कल डिस्कस किया था शीयर क्या होता है। तो एक शीयर आती है, चली जाती है, वापस उसके बाद में रिप्लेस कर दी जाती है दूसरी शीयर से। ये क्रम कब तक चलता रहेगा? ये क्रम जो है एक टाइम बाद में रुक जाएगा। ये तब रुकेगा जब क्लाइमेक्स आ जाएगा, या कुछ ऐसी कम्युनिटी वहां पे आ जाएगी जो अपने
आउटर एनवायरनमेंट के साथ में, यानी अपने आसपास के जो बायोटिक फैक्टर है प्लस एबायोटिक फैक्टर है उनके साथ में इंटरेक्शन तो कर रही है, लेकिन उनमें चेंज नहीं ला रही है, वो उनको चेंज नहीं कर रही है। और अगर चेंज आते हैं तो वो उन चेंजेस का प्रतिरोध करती है, वो रिएक्ट करती है उनके लिए, वो उनके अगेंस्ट रहती है। तो कोई भी ऐसी कम्युनिटी जो आने के बाद में उस एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश नहीं करती है, प्लस अगर चेंज आ रहे हैं तो वो उनका प्रतिरोध करती है, इस टाइप की अगर कोई कम्युनिटी बस गई है तो उसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। क्योंकि अब चेंज वो आनी नहीं दे रही है, तो अब चेंज आएंगे भी नहीं। अब तो नेचुरली अगर हम बात करें तो नेचुरली अब यहाँ पे सक्सेशन की प्रोसेस रुक चुकी है, अब आगे कम्युनिटी में कोई चेंज नहीं आने। हाँ, लेकिन कोई और अगर नेचुरल फैक्टर है, जैसे वोल्केनो इरोजन है, ज्वालामुखी विस्फोट है, या कोई बड़ा तूफान आ गया, या फिर बाढ़ आ गई, ऐसा कुछ हो जाता है बाय चांस, या हम डिस्टर्ब करते हैं, ह्यूमंस अगर उसको एरिया को डिस्टर्ब कर देते हैं, तब जरूर ये जो सक्सेशन की प्रोसेस है, ये जो क्लाइमेक्स कंडीशन है, ये डिस्टर्ब हो जाती है। अदरवाइज अब ये क्लाइमेक्स अब चेंज नहीं होगा, इनको कोई रिप्लेस नहीं करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरी ऑफ सक्सेशन, या जो अनुक्रमण है उसके सिद्धांत। ठीक है। तो कई सारे इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सक्सेशन के लिए कई अलग अलग थ्योरीज है वो दी थी। उसमें मेनली दो थ्योरीज जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, मोनोक्लाइमेक्स या एक चरम अवस्था का सिद्धांत, या पॉली क्लाइमेक्स थ्योरी, बहुचरम अवस्था का सिद्धांत। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी की। ये जो थ्योरी है वो 1916 में फ्रेडरिक क्लेमेंट्स ने इसको रिप्रेजेंट किया था। इस थ्योरी की अगर हम बात करें तो ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जब जितने भी हैबिटाट होते हैं या जितने भी एरियाज होते हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी कंडीशंस होती है, अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर अपना काम करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सिर्फ एक ही क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी है वो वहां पे सरवाइव कर सकती है। क्योंकि ये हम नेचर में हम सब नोटिस करते हैं कि जो अर्थ पे अलग अलग हैबिटाट देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे कहीं पे मतलब रेनी एरिया है, तो कहीं पे एकदम ड्राई एरिया है, कहीं पे बर्फ जमी हुई है, तो अलग अलग हैबिटाट देखने को मिलते हैं। उन हैबिटाट में उनके अकॉर्डिंग ही जो उस हैबिटाट में सरवाइव कर सकती है, उसके अकॉर्डिंग ही स्पीसीज हमको वहां पे देखने को मिलती है। तो ये थ्योरी कहती है कि जब एनवायरमेंटल कंडीशन फिक्स है, वहां के एनवायरमेंटल फैक्टर फिक्स है, तो वहां पे एक से ज्यादा टाइप की अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी कैसे सरवाइव कर सकती है। तो एक कंडीशन में या एक हैबिटाट में सिर्फ एक ही क्लाइमेक्स हो सकती है, क्योंकि उस एरिया की जो एनवायरमेंटल फैक्टर है या क्लाइमेटिक फैक्टर है वो उसी को ही फेवर करते हैं। तो दो टाइप के क्लाइमेक्स वहां पे कैसे हो सकते हैं? एक ही एनवायरमेंट दो अलग अलग टाइप की कम्युनिटी को फेवर कर ही नहीं सकता। तो ये थी ये थ्योरी। इसमें कई सब स्टेजेस भी हैं इसके अंदर, जिसमें से सबसे पहला है प्रो क्लाइमेक्स। ये वैसे देखने में काफी हद तक जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वैसी ही होती है, वो नहीं होती है। और उसके बाद में नेक्स्ट है पोस्ट क्लाइमेक्स। ये पोस्ट क्लाइमेक्स की बात करें, पूरी कम्युनिटी तो नहीं, लेकिन कम्युनिटी में कुछ मेंबर ऐसे दिखाई देते हैं जो एक्चुअल में क्लाइमेक्स से बिलोंग करते हैं। जो अगर किसी क्लाइमेक्स स्टेज के अंदर या किसी चरम समुदाय के अंदर अगर हमें उच्च स्तरीय जातियां अगर हमें देखने को मिलती है तो उसे हम पोस्ट क्लाइमेक्स कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है सब क्लाइमेक्स। सब क्लाइमेक्स का मतलब होता है कि कई बार किसी हैबिटाट की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ऐसी होती है कि वहां पे जो प्री क्लाइमेक्स स्टेज है वो वहां पे लंबे टाइम तक सरवाइव कर जाती है, लंबे टाइम तक टिकी वहां पे रहती है। और जब मेन क्लाइमेक्स स्पीसीज वहां पे आती है तो वो उस प्री क्लाइमेक्स स्टेज को वहां से नहीं हटा पाती है। इसका एग्जाम्पल है जैसे शीतोष्ण वन होते हैं, उसमें जो चीड़ के जो पेड़ होते हैं वो इस कंडीशन को शो करते हैं। फिर से रिपीट कर देती हूँ, सब क्लाइमेक्स क्या होता है कि कई बार एक ऐसे हैबिटाट में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जहाँ पे प्री क्लाइमेक्स जो स्पीसीज है वो सरवाइव करती है लंबे टाइम तक। ठीक है। और जब उस हैबिटाट के अंदर
क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ जाती है तो वो भी उस प्री क्लाइमेक्स स्टेज को वहां से रिप्लेस नहीं कर पाती है। ये होती है सब क्लाइमेक्स स्टेज। उसके बाद में नेक्स्ट है डिसक्लाइमेक्स स्टेज या वी चरमावस्था। इसमें क्या होता है कि कई बार जो मेन क्लाइमेक्स स्टेज होती है या क्लाइमेक्स जो कम्युनिटी होती है वो किसी वजह से, किसी भी रीजन से, आर्टिफिशियल रीजन, नेचुरल रीजन, उसके कारण अगर वो चेंज हो जाती है तो उस कम्युनिटी में नई जो स्पीसीज हैं उनको आने का मौका मिल जाता है, वो वहां पे प्रवेश कर जाती है। तो इस मॉडिफाइड जो क्लाइमेक्स है इसी को ही डिसक्लाइमेक्स कहते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी की। ये जो थ्योरी है वो सबसे पहले रिप्रेजेंट करी थी टेंसले ने। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि एक हैबिटाट की अगर बात करें तो वहां पे एक कम्युनिटी से ज्यादा कम्युनिटी सरवाइव कर सकती है और उन कम्युनिटीज को इक्वल माना जाता है। ऐसे नहीं कि कोई एक माइनर कम्युनिटी है या एक मेजर कम्युनिटी, अगर वो वहां रह रही है मतलब वो वहां पे सरवाइव कर पा रही है तो सारी की सारी जो कम्युनिटी है उनको मेजर या इक्वल कम्युनिटी ही माना जाता है। तो ये दो थ्योरी थी जिसमें से एक तो ये कहती है कि एक एनवायरमेंट में या एक हैबिटाट में सिर्फ एक ही क्लाइमेक्स हो सकता है, जबकि दूसरी थ्योरी जो है वो ये कह रही है कि नहीं, एक हैबिटाट के अंदर दो क्लाइमेक्स हो सकते हैं। ये पॉइंट वैसे अपना इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। उसके बाद में नेक्स्ट हम जो नया टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप ऑफ सक्सेशन। ये जो सक्सेशन की प्रोसेस है इसको हम अलग अलग हैबिटाट में इसका डिटेल में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे और ये जो अलग अलग हैबिटाट हम चूज कर रहे हैं वो हम इस बेसिस पे चूज कर रहे हैं कि वहां पे वाटर कंटेंट कितना है। ठीक है, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो यहाँ पे तीन है, हाइड्रोजियर, सीरोजियर और मिजोजियर। तो यहाँ नेक्स्ट टाइप में हम टाइप ऑफ सक्सेशन देखेंगे इस बेसिस पर कि किसी भी हैबिटाट के अंदर एक तो उस हैबिटाट का नेचर कैसा है, प्लस वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, वाटर कंटेंट है वो कैसा है। ठीक है, तो हम सक्सेशन की प्रोसेस तीन हैबिटाट में पढ़ेंगे। सबसे पहला है हाइड्रोक्सियर, यानी ऐसी जगह से हम सक्सेशन स्टार्ट करेंगे जहाँ पे वाटर कंटेंट है वो अच्छा अवेलेबल है। दूसरा है जीरोक्सियर या रेगिस्तान, और तीसरा है मिजोसियर, ये बीच की कंडीशन है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोसियर या जल क्रमक को। ठीक है, ये जो सक्सेशन है एज द नेम इंडिकेट, या नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक्वेटिक हैबिटाट से स्टार्ट होता है। इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि वाटर किस टाइप का है। एक तो होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मैराइन वाटर या समुद्री जल। तो अगर जो सक्सेशन है वो फ्रेश वाटर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे किसी तालाब या नदी की या झील की अगर बात करें, तो इसे हम कहेंगे हाइड्रोशियर। ठीक है, और वहीं अगर सक्सेशन मैराइन वाटर से स्टार्ट हो रहा है, खारे पानी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसे हम हेलोशियर कहते हैं। हाइड्रोशियर एंड हेलोशियर। ठीक है, यहाँ हाइड्रोस्फीयर में हम जो एग्जाम्पल स्टडी करेंगे वो एक फ्रेश वाटर हैबिटाट है। तो अगर किसी भी फ्रेश वाटर हैबिटाट की अगर बात करें तो वहाँ पे जो पायोनियर कम्युनिटी होती है या जो सबसे पहले आकर बसने वाली जो जाति होती है वो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होंगे, या जो पादप प्लवक जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे सबसे पहले बसने वाली पायोनियर कम्युनिटी होगी। और बीच में कई सारे शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे फाइनल जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होगी वो यहाँ पे फॉरेस्ट स्टेज होगी या जंगल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। किसी भी हाइड्रोस्फीयर में अगर हम सक्सेशन की सारी स्टेप्स की बात करें तो ये सारी स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखी है। जैसे कि मैंने बताया कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर जो सबसे पहली कम्युनिटी या पायोनियर कम्युनिटी जो होती है वो प्लैंकटन स्टेज होती है। दूसरी है सबमर्ज्ड स्टेज या इसे हिंदी में कहते हैं निमग्न अवस्था। फ्लोटिंग स्टेज या प्लावी अवस्था थर्ड है। इसके बाद में इनको रिप्लेस करने वाली शेयर है रीड स्वैम्प स्टेज या नड अनूप अवस्था। इसके बाद में मार्स मीडो स्टेज आती है। ये नेक्स्ट जो शेयर है इसे हिंदी में कहते हैं कच्छ स्वादल अवस्था। और उसके बाद में प्री क्लाइमेक्स जो स्टेज है वो है वुडलैंड स्टेज या वनस्थली अवस्था। और सबसे लास्ट में जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है वो है चरम वन अवस्था या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। ठीक है, सबसे पहले अगर हम पायनियर कम्युनिटी की अगर बात करें तो पायनियर कम्युनिटी जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स होती है।
किसी भी हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें, जैसे हम कोई तालाब ले लेते हैं, कोई झील ले लेते हैं, वहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट है या वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो किसी लाइफ को सरवाइव करने के लिए अलाउ नहीं करता है, किसी लाइफ को सरवाइव करने के लिए अलाउ ही नहीं करता। वहाँ की कंडीशन जो है वो किसी को वहाँ पे सरवाइव करने देना अलाउ नहीं करती। क्यों? क्योंकि उस वाटर के अंदर हो सकता है जो डिजोल्व गैसेज होती हैं वो कम है, या फिर जो वाटर है उसमें न्यूट्रिएंट्स कम प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ पे कम प्रेजेंट है। और फिर यहाँ पे अगर हम सक्सेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हवा के साथ आते हैं मिट्टी के कण, जो एल्गी है या बैक्टीरिया है या स्पोर्स है वो यहाँ पर आकर के पानी में मिक्स हो जाते हैं या उसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही इनको बैक्टीरिया को, एल्गी को, या जो अब यहाँ पे जो भी स्पोर्स आए थे, इनको जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये यहाँ पे अब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये जब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया रिएक्शन स्टेज आई थी जिसमें वो अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करते हैं और उसमें चेंजेस लाते हैं। ये चेंजेस अब नेक्स्ट जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनके सर्वाइवलशिप के लिए फेवरेबल है। तो यहाँ पे कई जो फाइटोप्लैंक्टन स्टेजेस है वो यहाँ पर आकर के बस जाएगी। इसी के साथ ही जो सक्सेशन की प्रोसेस है वो आगे बढ़ने लग जाएगी। ठीक है। और अगर यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं तो उनके पीछे पीछे जू प्लैंक्टन आते हैं, क्योंकि कहीं पे भी अगर ऑटोट्रोप्स जहाँ पे भी सर्वाइव करते हैं तो उनके साथ साथ में उनके पीछे उनके अकॉर्डिंग जू प्लैंक्टन या हिट्रोट्रोप्स भी वहां पे आकर के सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे इनमें आते हैं यूनिसेलुलर, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये। ठीक है। तो अब जैसे जैसे उसमें फाइटोप्लैंक्टन्स की जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और बढ़ेगी ही क्योंकि एनवायरनमेंट में उनकी पॉपुलेशन की साइज तो छोटी है और रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो कहीं ज्यादा है। तो जो फाइटोप्लैंक्टन है वो अपने मैक्सिमम एफर्ट के साथ में रिप्रोडक्शन करेंगे और अपनी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ाएंगे। ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जो फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन और अगर जो दूसरे एनिमल इनके ऊपर डिपेंड थे उनकी डेथ होती है तो उस हैबिटाट के अंदर बड़ी अमाउंट में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो रिलीज होते हैं और उसका जो बेस है, उसका जो तला है, जिस भी हैबिटाट की हम बात कर रहे हैं, हाइड्रोसील की हम बात कर रहे हैं, वो उसके पेंदे में जमा होने लग जाते हैं। ठीक है। और साथ साथ में जब हवा चलती है तो उसके साथ में मिट्टी भी उड़ करके आती है तो वो भी नीचे जमा होती रहती है। तो जो वाटर बॉडी है या जो भी हैबिटाट है उसके एकदम नीचे एक दलदल जैसा या मिट्टी की एक मोटी लेयर बन जाती है यहाँ पे। ठीक है। जो नेक्स्ट जो स्टेज आएगी, सबमर्ज स्टेज, उसको फेवर करेगी या उसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है। तो ये पहली स्टेज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो स्टेज है वो है सबमर्ज स्टेज, जिसे अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।